भारतीय विधि का इतिहास। प्रश्न इस प्रकार है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का संक्षिप्त इतिहास लिखिए। मुगल साम्राज्य का पतन। 16वीं शताब्दी का अंत मुगल साम्राज्य के पराभव का काल था। इससे पूर्व मुस्लिम साम्राज्य लगभग 3 वर्षों से भारत पर शासन कर रहा था। अतः मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव न्याय प्रशासन पर बना हुआ था। मुस्लिम शासकों के शासनकाल में देश में किसी प्रकार का लिखित अथवा अलिखित संविधान नहीं था। शासकों की निरंकुशता का पूर्ण साम्राज्य था। उनके अत्याचारों के कारण देश में सर्वत्र अशांति व्याप्त थी। चारों ओर त्राही त्राही मची थी। हिंदू जनता पर नाना प्रकार के अत्याचार हो रहे थे। उस समय राजा की इच्छाएं देश की विधि मानी जाती थी। यद्यपि मुस्लिम शासन के आरंभिक काल में अच्छे एवं सुदृढ़ शासकों की छत्र छाया में देश उन्नति एवं वैभव के शिखर पर पहुंच गया था, तथा 16वीं शताब्दी के मध्य में मुगल सम्राट अकबर के काल में यह वैभव अपने चरमोत्कर्ष पर था। उत्तरोत्तर संपूर्ण साम्राज्य छोटे छोटे शासकों में बंटना प्रारंभ हो गया। अच्छे शासकों के अभाव में देश में सर्वत्र अशांति फैलने लगी। स्वार्थवश सभी आपाधापी करने लगे। अंततः औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य विघटित हो गया, जिसके फलस्वरूप न्याय एवं विधि की व्यवस्था प्रायः लुप्त हो गई। अंग्रेजों का आगमन। 16वीं शताब्दी के मध्यकाल तक भारत अपनी समृद्धि एवं गौरव के चरमोत्कर्ष पर था। इस कारण यूरोप के देशों में भारत के संबंध में सोचा जाता था कि यह हिंदुस्तान एक अथाह गड्ढा है, जिसमें संसार का अधिकांश सोना एवं चांदी चारों ओर से अनेक रास्तों से आकर जमा होता है और जहां से बाहर निकलने का उसे एक भी रास्ता नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में यूरोप के विभिन्न देश भारत के साथ व्यापार करने को आकर्षित हुए। इंग्लैंड भी उनमें से एक था। इंग्लैंड के नाविकों ने भारत आने के लिए मार्ग का सृजन किया एवं इंग्लैंड के कुछ उद्यमी, साहसी एवं उन्नतिशील व्यापारियों ने एक कंपनी का निर्माण किया, लंदन कंपनी। यह कंपनी 1600 में जॉर्ज कम्बरलैंड के अर्ल 215 एल्डरमैन एवं लंदन शहर के बगेसेसो द्वारा बनाई गई। इस कंपनी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इस कंपनी को महारानी की स्वीकृति प्राप्त हुई तथा इसके चार्टर को स्वीकृत किया गया। इस चार्टर के अनुसार कंपनी का प्रबंध गवर्नर एवं कमेटी के अन्य 24 व्यक्तियों के हाथ में था। इस चार्टर की अवधि 15 वर्ष थी, परंतु शासक एवं प्रजाजनों की इच्छा अनुसार इसे पुनः 15 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता था। तदुपरांत 1609 ईस्वी में जेम्स द्वारा इसे सदैव के लिए नवीनीकृत कर दिया गया। इस प्रकार 1600 ईस्वी के चार्टर द्वारा कंपनी को भारत से व्यापार करने का अपने देश में एक अधिकार प्राप्त हो गया। यह कंपनी नियंत्रित कंपनी के वर्ग की थी। इल्बर्ट ने अपने सर्वेक्षण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हिस्टोरिकल सर्वे पृष्ठ 7 में लिखा है, द मेंबर्स ऑफ सच ए कंपनी वेयर सब्जेक्ट टू सर्टेन कॉमन रेगुलेशंस एंड वेयर entitled to certain common privileges, but each of them traded on his own separate capital and there was no joint stock. जॉइंट स्टॉक कंपनी के रूप में यह 1612 ईस्वी में विकसित हुई तथा 1657 ईस्वी में अस्थायी आधार प्राप्त कर लिया। इस कंपनी को भारत से व्यापार करने के लिए लंदन साम्राज्य से अनेक सुविधाएं प्राप्त थी, जो चार्टर के रूप में थी। इसने भारत के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापार प्रारंभ किया। भारत के बंदरगाहों के संबंध में अनुबंध करके तथा अनेक कारखानों की स्थापना करने के लिए ब्रिटेन ने भारत में व्यापार की अस्थायी नींव रखी। सर्वप्रथम मुगल शासक जहांगीर से अनुमति लेकर सूरत में कंपनी ने फैक्ट्री की स्थापना की।
11 जनवरी 1613 ईस्वी को मुगल शासकों ने कंपनी को कारखाने एवं संपत्ति की सुरक्षा संबंधी कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए। 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो मुगल दरबार में राजदूत की हैसियत से गए। उन्होंने व्यापार के संबंध में अंग्रेजों की कठिनाइयों का वर्णन करते हुए कंपनी के व्यापार एवं सुरक्षा संबंधी कई महत्वपूर्ण आज्ञाएं पारित करवा ली। इस संधि से कंपनी ने भारत में प्रशासन संबंधी ऐतिहासिक महत्व को प्राप्त किया। इस संधि के अंतर्गत कंपनी के आंतरिक झगड़ों का निर्णय कंपनी के न्यायालय द्वारा करने, धार्मिक स्वतंत्रता तथा कंपनी के प्रशासन के लिए अधिनियम पारित करने संबंधी विशेषाधिकार इन्हें प्राप्त हो गए। 1616 ईस्वी में मुसलिमपट्टनम में एक कारखाने की स्थापना हुई एवं 1633 ईस्वी में हरिहरपुर में एक अन्य कारखाने की स्थापना हुई। कंपनी ने 1650 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार से राज्य में कंपनी की स्थापना एवं व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली तथा हुगली में एक कारखाने की स्थापना की। 1686 में कंपनी ने हुगली को छोड़कर सूतानदी में, जहां की आजकल कलकत्ता स्थित है, आना पड़ा तथा वहीं पर 1680 में कारखाने की स्थापना की गई। ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को एक विवाह के दहेज में बम्बई का द्वीप प्राप्त हुआ, जिस पर पहले पुर्तगाल का अधिकार था। 1664 ईस्वी में सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक कर पर बम्बई का हिस्सा कंपनी को दे दिया। इस प्रकार 17वीं शताब्दी के अंत तक कंपनी ने भारत के विभिन्न व्यापारिक महत्व के बंदरगाहों एवं समुद्री किनारों के हस्तगत कर लिया, जिससे उसका व्यापार अत्यंत तीव्रता एवं सुगमता से चलने लगा। अनेक चार्टरों के अंतर्गत कंपनी ने अपने भारत स्थित उपनिवेशों की रक्षा करने हेतु सक्षम फौज रखने, किलाबंदी करने, सिक्का चलाने एवं न्याय व्यवस्था को प्रसारित करने संबंधी अधिकारों को प्राप्त कर लिया। सिंह लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड नेशनल डेवलपमेंट, पेज 4। लंदन कंपनी एवं असादा कंपनी का विवाद। लंदन कंपनी को प्रारंभ में भारतीय एवं विदेशी कंपनियों के साथ संघर्ष करना पड़ा, जिससे कंपनी के व्यापार को अधिक हानि हुई। 1635 ईस्वी में चार्ल्स प्रथम ने सर विलियम कोर्टिन को स्वतंत्र रूप से पूर्वी देशों से व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। मेडागास्कर में एक असादा कंपनी के नाम से व्यापार करने का अनुबंध हुआ, जिसके फलस्वरूप यह असादा कंपनी के नाम से विख्यात हुई। इससे दोनों लंदन कंपनी और असादा कंपनी में विवाद छिड़ गया। सम्राट या सांसद द्वारा इसका कोई हल नहीं निकल सका। अंत में कॉमनवेल्थ काउंसिल ऑफ स्टेट ने दोनों कंपनियों के मध्य सुलह करवा दी तथा दोनों का विलय कर दिया। लंदन कंपनी एवं गृह युद्ध। ब्रिटेन में गृह युद्ध के कारण लंदन कंपनी को काफ़ी हानि उठानी पड़ी। कंपनी को 5000 पाउंड का अनिवार्य कर्ज अदा करना पड़ा। इसके अतिरिक्त संसद ने कंपनी की तोपों को जब्त कर लिया, जिसके फलस्वरूप 1947 ईस्वी में लंदन कंपनी की स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई तथा इस दयनीय स्थिति में कंपनी को बंद करने की स्थिति हो गई। किंतु कंपनी के स्वामियों ने देशी एवं विदेशी विरोधियों से समझौता करके कंपनी को समाप्त होने से बचा लिया। इसके कारण 1657 ईस्वी में एक चार्टर द्वारा कंपनी को एक संयुक्त पूंजी कंपनी की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। 1688 ईस्वी का चार्टर। लंदन कंपनी में ऐसे प्रतिस्पर्धियों की कमी न थी जो इंग्लैंड की बदलती परिस्थितियों को देखते उठ खड़े हुए थे। उन्होंने लंदन कंपनी के विरुद्ध एक सशक्त दल को संगठित कर लिया, परंतु यह संगठित दल ईस्ट इंडिया कंपनी बनाम सैंडीज नामक मुकदमे में हार गया तथा भारत के व्यापारिक क्षेत्र में लंदन कंपनी का एक छत्र राज स्थापित हो गया।
इसके पश्चात इस कंपनी को सुदृढ़ करने हेतु 1688 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण चार्टर को पारित किया गया। प्रसिद्ध इतिहास लेखक इल्बर्ट ने इसके बारे में निम्नलिखित विचार प्रकट किए हैं। Announces is unmistakable terms the determinations of the Announces in unmistakable terms the determination of the company to guard their commercial supremacy on the basis of their territorial sovereignty and foreshadows the annexations of the next century. Third birth, Government of India, Historical Introduction, page 24. 1691 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स ने 2 प्रस्ताव पारित किए, जिनमें ईस्ट इंडिया ट्रेड एवं संयुक्त स्टॉक निगम के महत्व को स्वीकार किया गया। प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य कंपनी का पुनर्गठन करके इसके स्थान पर नई कंपनी की स्थापना करना था। इसके परिणामतः 1693 ईस्वी में सर जोसिया के प्रयत्नों से चार्टर पुनर्गठित हुआ तथा कंपनी का संविधान संशोधित किया गया। 1694 ईस्वी में प्रस्ताव चार्टर के नवीनीकरण से प्रेरणा पाकर लंदन कंपनी ने रेड ब्रिज नामक जलपोत को जो ईस्ट इंडीज के लिए चल पड़ा था, टेम्स नदी में रोक लिया। कंपनी के इस कदम का सर्वत्र विरोध हुआ। अंत में यह विवाद ब्रिटिश संसद में उठाया गया। 19 जनवरी 1694 ईस्वी को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि इंग्लैंड के प्रत्येक नागरिक को पूर्व देशों से व्यापार करने का समानाधिकार उस समय तक प्राप्त होगा जब तक कि ब्रिटिश संसद अपने हस्तक्षेप द्वारा उसे व्यापार करने से मना न करे। इस प्रकार व्यापारिक क्षेत्र में अनुमति प्रदान करने की शक्ति राजा के हाथ से छीनकर संसद के हाथ में आ गई। फलस्वरूप लंदन कंपनी का अधिकार भी समाप्त हो गया। संयुक्त कंपनी 1694 ईस्वी के आंदोलन के पश्चात लंदन कंपनी को 3 वर्ष के अंदर कार्य समाप्त करने का नोटिस दिया गया तथा एक नई कंपनी जिसका नाम द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज रखा गया का निर्माण किया गया, परंतु आर्थिक विपन्नता के कारण दोनों कंपनियों पर धनाभाव था। इसको दूर करने हेतु 1698 ईस्वी में संसद में एक अधिनियम पारित किया गया, जिसके अंतर्गत राज्य द्वारा धन उधार पाने की व्यवस्था की गई थी। इसके अंतर्गत ईस्ट इंडीज से व्यापार स्थापित करने के इच्छुक व्यक्तियों के अनुदान से एक जनरल सोसाइटी का गठन किया गया। 1698 के अधिनियम से दोनों कंपनियों में भीषण द्वंद्व उठ खड़ा हुआ। लंदन कंपनी ने नई कंपनी को एक निश्चित धनराशि प्रदान करने लाभ प्राप्त कर लिया। इसके अतिरिक्त लंदन कंपनी नई कंपनी की अपेक्षा पुरानी एवं अधिक अनुभव प्राप्त थी। अतः लॉर्ड गोडोल्फिन के हस्तक्षेप से दोनों कंपनियों को मिला देने के संबंध में अनुबंध हुआ तथा दोनों कंपनियों के मध्य सम्मिलित व्यापार चलाने की व्यवस्था की गई। यह सम्मिलित व्यापार 24 डायरेक्टरों के अधीन था, जिसमें दोनों कंपनी के 12-12 डायरेक्टर थे। 7 वर्ष पश्चात पुरानी कंपनी को अपना चार्टर भंग करके नया समझौता करना पड़ा तथा दोनों कंपनियों का एक संविधान बनाया गया तथा व्यापार द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज के नए नाम से चलाने का अनुबंध हुआ, जिसे कि संयुक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के नए नाम से जानते हैं। इस अनुबंध के अनुसार 1709 ईस्वी में नए व्यापार का प्रारंभ हुआ तथा यही वह कंपनी थी जिसने आगे चलकर भारत को व्यापार के साथ साथ न्याय प्रशासन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके अनुसार उसे संवैधानिक शक्ति प्राप्त हुई तथा उसे यथेष्ट विधियां, आदेशों एवं अध्यादेशों को निर्गत करने का अधिकार प्राप्त हो गया। डॉक्टर MP जैन के शब्दों में, डिस्पाइट्स इट्स लिमिटेड स्कोप हाउएवर द ईयरली ग्रांट ऑफ legislation power of company is of historical interest as it's the germ of which the Anglo-Indian Code were ultimately developed.